नमस्कार दोस्तों, वाईपी सराम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बात करते हैं आज साइंस के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो एक नंबर बात करेंगे भौतिक परिवर्तन की। भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। देखो, फिजिकल चेंज सूत्र और इनके उदाहरण समझने से पहले बात करते हैं कि फिजिकल चेंज होता क्या है। जैसे मान लो कोई ठोस है अपने पास कोई ठोस है और इस ठोस को अगर हम गर्म करते हैं, ठोस को गर्म करते हैं तो वो द्रव अवस्था में बदल जाता है। और ठोस से द्रव अवस्था में बदलने को गलन कहते हैं। क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। और जब द्रव अवस्था को गर्म किया जाता है तो वो किस में परिवर्तन हो जाता है? गैस में। जब कोई द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलता है उसको वाष्पन कहते हैं। अगली बात आती है कि अगर हमारे पास गैस है और गैस को हम ठंडा करते हैं, ठीक है, गैस को हम ठंडा करते हैं तो वो किस अवस्था में बदल जाता है? द्रव अवस्था में बदल जाता है। और द्रव अवस्था में बदलने के बाद में, यानी गैस से जब द्रव अवस्था में बदला तो उस बदलने को कहते हैं संघनन। जैसे बादलों की बनने की क्रिया इसी पे आधारित होती है तो उसे कहते हैं संघनन। अगर हमारे पास द्रव है और द्रव को हमने क्या किया? आगे और ठंडा किया, ठीक है, ठंडा किया। और जब द्रव को ठंडा किया जाता है तो वो जम जाता है, यानी उसको जमना कहते हैं, जमना। तो देखो, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि जब अपने पास ठोस है और ठोस को आपने द्रव अवस्था में लिया तो उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, उसके तापमान में परिवर्तन हो जाएगा, उसके घनत्व में परिवर्तन हो जाएगा, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। इसी को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बात करें, अगर हमारे पास एक बर्फ है, अपने पास बर्फ है और बर्फ को जब हम गर्म करते हैं तो वो गल जाती है, यानी गलन अवस्था में आती है। और बर्फ जब गलती है तो वो किस अवस्था में बदल जाती है? वो जल में बदल जाती है। किस में बदलती है? जल। और जल को जब गर्म किया जाता है तो वाष्पन अवस्था में, यानी गैस में परिवर्तन हो जाती है, जिसको हम भाप कहते हैं, ठीक है। और अगर भाप को ठंडा किया जाता है तो वो किस अवस्था में बदल जाएगा? वापिस वो जल अवस्था में बदल जाएगा, जिसको हम संघनन कहते हैं, ठीक है। और जब किसी जल को वापिस ठंडा किया जाता है तो वो जल को जमाया जाता है, तो जमने पर बर्फ क्या बन जाएगा? जल वापिस किस अवस्था में आ जाएगा? बर्फ अवस्था में। कहने का मतलब हो गया कि भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। उसके आयतन में परिवर्तन हो सकता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, उसके तापमान में परिवर्तन हो सकता है, उसके घनत्व में परिवर्तन हो सकता है, उसका रंग में परिवर्तन हो सकता है। इसी को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। देखो, जब बर्फ होता है तो बर्फ का जो तापमान होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बर्फ ठोस अवस्था में, ठीक है। और बर्फ से जब जल बढ़ा वो किस अवस्था में आ गया? द्रव अवस्था में। और जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो तापमान में बदलाव हो गया। इसके साथ साथ जल को जब गर्म किया जाता है तो वो गैस अवस्था में बदल जाता है। और जब जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाता है तो वो किस अवस्था में बदल जाएगा? भाप अवस्था में बदल जाएगा। और 100 डिग्री भाप को अगर हम ठंडा करते हैं तो वो 4 डिग्री पे आता क्या हो जाएगा? वापिस जल बन जाएगा। और जल को वापिस जब ठंडा किया जाएगा तो 0 डिग्री पे वो क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया कि जब जल के अणु और जल का प्रत्येक जगह जो अणु होता है, जल का जो अणुसूत्र होता है वो H2O, बर्फ का भी अणुसूत्र H2O होता है, जल का भी अणुसूत्र H2O होता है, भाप का भी अणुसूत्र H2O होता है, आपके जल का भी अणुसूत्र H2O होता है, और आपके वापिस बर्फ का बन गया तो भी H2O। यानी इसके रासायनिक गुण और रासायनिक संगठन में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। इससे कोई नया प्रोडक्ट भी नहीं आता, यानी कि इसमें नया उत्पाद का निर्माण नहीं होता। नया उत्पाद का निर्माण नहीं होता। भौतिक परिवर्तन से नया उत्पाद नहीं बनता। ये परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है। ये इसके गुण है भाई। ये परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है। कौन से परिवर्तन है? अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी परिवर्तन कैसे हुआ?
ये इसलिए हुआ कि देखो ठोस होता है, वो ठोस ही तो, यानी जो बर्फ थी ठोस अवस्था में वही तो द्रव अवस्था में जल बनी, और जल को गर्म करने पे भाप बनी, तो इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ। तो यह परिवर्तन क्या हो गया? अवस्था में परिवर्तन है। इसे वापस बर्फ बना सकते हैं, वापस भाप बना सकते हैं, वापस जल बना सकते हैं, इसलिए केवल ये अस्थायी परिवर्तन है। आगे बात करते हैं, ये उत्कर्मणीय अभिक्रिया, ये उत्कर्मणीय अभिक्रिया है। अगली बात, उत्कर्मणीय अभिक्रिया का मतलब होता है जिसके अंदर वापिस अगर, जैसे मान लो कि अपने पास जल है, जल को हमने बर्फ बनाया और जल से हमने भाप बनाया, अगर वो वापस रिपीटेशन हो रहा है तो इसका मतलब उसमें क्या होता है? उत्कर्मणीय अभिक्रिया। अगर उसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा तो वो होती है अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया। ठीक है, इसमें रासायनिक गुण व रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक गुण व रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन के गुण क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। ठोस से क्या बना? द्रव, द्रव से क्या बना? गैस, गैस से क्या बना? द्रव, द्रव से क्या बना? ठोस। इसका मतलब केवल और केवल उसके अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके साथ साथ उसके आयतन में परिवर्तन होता है। आयतन में कैसे परिवर्तन होता है कि ठोस अवस्था के अंदर हमारे पास बर्फ है तो वो जगह कम घेरता है। ठीक है, द्रव अवस्था में हमारे पास जल है तो वह जगह ज़्यादा घेरता है। अगर हमारे पास गैस अवस्था के अंदर अगर हमारे पास द्रव है तो वो जगह बहुत ज़्यादा घेरता है। तो आयतन में परिवर्तन होता है। इसके साथ साथ तापमान में परिवर्तन होता है। बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और भाप का अधिकतम घनत्व 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसीलिए उसके केवल तापमान में परिवर्तन होता है। इसके साथ साथ इसके घनत्व में परिवर्तन होता है। भौतिक गुणों में किस में परिवर्तन होता है? उसकी डेंसिटी बदल जाती है, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। और भौतिक गुणों के साथ साथ उसके रंगों में परिवर्तन होता है, रंग बदल जाता है। अपने को पता है कि बर्फ का रंग सफेद होता है, उसके बाद में जल का कोई रंग नहीं होता, भाप का भी कोई रंग नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब होता है कि उसके रंगों में परिवर्तन होता है, लेकिन उसके रासायनिक संगठन और रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन है। इसे यहाँ पे भी H2 है, यहाँ पे भी H2 है और यहाँ पे भी H2O बन जाएगा। तो रासायनिक संगठन और रासायनिक गुणों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, इसी प्रकार अगर कोई पदार्थ जिसे हमने ठोस अवस्था में और उसको हमने गर्म किया, अगर गर्म करते हुए द्रव अवस्था में नहीं बदल कर सीधा किस अवस्था में बदल जाता है? गैस अवस्था में बदल जाता है। इसको नौसाधर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नौसाधर कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास NH4Cl है। अगर हमारे पास देखो NH4Cl है, NH4Cl को अगर गर्म किया जाता है तो वह द्रव अवस्था में नहीं बदलकर सीधा किस अवस्था में बदल जाता है? गैस अवस्था में बदल जाता है। और गैस अवस्था में बदलने के बाद भी उसका अनुसरता NH4Cl ही रहता है। इसका मतलब होता है कि यह ठोस अवस्था से सीधा किस अवस्था में चला जाता है? गैस अवस्था में चला जाता है। इस परिवर्तन को बोलते हैं उदैर्ध्व पातन, उदैर्ध्व पातन बोला जाता है। ठीक है, अब देखो भौतिक परिवर्तन होता है तो भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक गुणों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, रासायनिक संगठन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि भौतिक परिवर्तन के कौन कौन से उदाहरण होते हैं जो लगातार अलग अलग कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण, सबसे पहला उदाहरण सोने का पिघलना। सोने का पिघलना, अगर हमारे पास सोना है, सोने से पिघलाकर आभूषण बना सकते हैं, फिर उन्हीं आभूषणों से वापस पिघलाकर हम सोने से कोई अन्य आभूषण बना सकते हैं। तो सोने का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। सोने पिघलने में उसके केवल अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके घनत्व में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक संगठन और रासायनिक गुणों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। नंबर 2, कांच का टूटना। कांच का टूटना, कांच का टूटना। इसके अलावा कागज को काटना,
कागज को काटना। इसके अलावा जैसे शक्कर का पानी में घुलना, शक्कर का पानी में घुलना, शक्कर का पानी में घुलना, शक्कर का पानी में घुलना। उसके बाद में अगर बात करें जैसे लोहे का चुंबक बनना, लोहे का चुंबक बनना, लोहे का चुंबक बनना। उसके बाद में अगर बात करें तो कागज को काटना, लकड़ी को काटना, लोहे का चुंबक बनना। इसके अलावा रबड़ या स्प्रिंग को दबाना, रबड़ या स्प्रिंग को दबाना, रबड़ या स्प्रिंग को दबाना। आगे बादलों का बनना, बादलों का बनना, बल्ब का जलना। ये सब किसके उदाहरण होते हैं? भौतिक परिवर्तन के उदाहरण होते हैं। भौतिक परिवर्तन में केवल और केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, उसके ताप में परिवर्तन हो सकता है, उसके घनत्व में परिवर्तन हो सकता है, उसके रंगों में परिवर्तन हो सकता है, और रासायनिक गुण और रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सोने का पिघलना, कांच का टूटना, कांच को काटना, कागज को काटना, शक्कर का पानी में घुलना, लोहे का चुंबक बनना, रबड़ या स्प्रिंग को दबाना, बादलों का बनना और बल्ब का जलना, ये सब किसके उदाहरण होते हैं? प्रकाश, भौतिक परिवर्तन, पदार्थ के भौतिक परिवर्तन। इसके अलावा जैसे संघनन है, आसवन है, उदरपातन है। संघनन, संघनन, आसवन व उदर्वपातन, उदर्वपातन, ये सब भी किसके उदाहरण होते हैं? यानी जिस पदार्थ के अंदर संघनन, जैसे बादलों का बनन संघनन होता है, इसमें भी भौतिक परिवर्तन है, आसवन में भी भौतिक परिवर्तन होता है और उदर्वपातन में भी भौतिक परिवर्तन होता है। ये भौतिक परिवर्तन की बात है। आगे बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन। आगे बात करते हैं, भौतिक परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन। नंबर 2, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। रासायनिक परिवर्तन, अगर इसको देखा जाए तो अगर हमारे पास खाने का सोडा है, बेकिंग सोडा, जिसका सूत्र होता है NaHCO3, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। अगर बेकिंग सोडा के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है, तो इनमें से यहाँ से सोडियम और यहाँ से क्लोराइड आपस में मिलकर सोडियम क्लोराइड मिला, सोडियम क्लोराइड, या इसको साधारण नमक, साधारण नमक, या इसको टेबल साल्ट, इसमें बदल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ से H और ये H, तो कितने H हो गए? H2। यहाँ से ऑक्सीजन का एक अणु, तो H2O, जल का निर्माण होता है। इसके साथ साथ यहाँ से एक कार्बन है और ऑक्सीजन के 2 अणु बचे हुए हैं, तो बच गया क्या? CO2, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल के वायुमंडल में मिल जाती है। तो देखो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन के तहत किसी भी पदार्थ में जब परिवर्तन होता है तो उसके रासायनिक गुणों में और रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है। रासायनिक गुणों में और रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, और रासायनिक संगठन में परिवर्तन होने के बाद में बनने वाला उत्पाद, नया उत्पाद, बनने वाला उत्पाद अपने मूल पदार्थ से
रासायनिक गुणों में और रासायनिक संकटों में पूर्णतः भिन्न होता है। उसमें भौतिक परिवर्तन होता ही है, लेकिन मुख्य रूप से उसमें कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन। बनने वाला उत्पाद अपने मूल पदार्थ से रासायनिक गुणों में और रासायनिक संघटन में पूर्णतः भिन्न होता है। ठीक है, तो नया उत्पाद रासायनिक गुणों में और रासायनिक संघटन में क्या होता है? अलग होता है। ठीक, दूसरी बात, अब अगर हमारे पास बेकिंग सोडा है जिससे HCl के बाद में अगर वो NaCl H2O CO2 यानी कि सोडियम क्लोराइड में बदल गया, तो अब सोडियम क्लोराइड की अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराया जाए तो वह वापस सोडियम क्लोराइड नहीं बन सकता, बेकिंग सोडा नहीं बन सकता। ठीक है, NaCO3 में वापस नहीं बदल सकता, क्योंकि इसमें जो परिवर्तन होते हैं वो स्थायी परिवर्तन। कौन से परिवर्तन होते हैं? और स्थायी, ये कभी रिपीटेशन नहीं करते हैं, इसलिए यह अभिक्रिया अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया है? रासायनिक परिवर्तन। तो देखो, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन से जो नए पदार्थ बनते वे मूल पदार्थों से रासायनिक गुणों तथा संघटन के आधार पर पूर्णतः भिन्न होते हैं। इसके साथ साथ ये जो परिवर्तन होते हैं वो स्थायी परिवर्तन है, इसमें नया पदार्थ बनता है। इसके साथ साथ ये अभिक्रिया अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जिसमें रासायनिक गुणों के साथ साथ रासायनिक परिवर्तन भी, भौतिक परिवर्तन भी होता है। अगली बात, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण बताइए। तो देखो, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण, नंबर 1, अनेक सारे उदाहरण हैं, जैसे कोयले का जलना, नंबर 2, कोयला जलने के बाद में राख बन जाता है, उसे वापस किसी भी सूरत में आप कोयला प्राप्त नहीं कर सकते या कोयला नहीं बना सकते। दूसरी बात, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगने के बाद लोहा खराब ही होता है, और लोहे पे जंग लगने पर वस्तु का भार सदैव बढ़ता है। लोहे पर जंग लगने पर वस्तु का भार सदैव बढ़ता है। लोहे पर जंग लगता है तो इसके अंदर ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति होना जरूरी है। ठीक है। तीसरा, दूध से दही बनना, दूध से दही बनने के बाद में दही से वापस दूध नहीं बना सकते। इसके साथ साथ भोजन का पाचन होना, अगला फटाके का जलना, अगली बात कागज व लकड़ी का जलना, कागज व लकड़ी का जलना, मैग्नीशियम तार का जलना, इसके साथ साथ अगरबत्ती का जलना, ये सब किसके उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। और इनमें अगर किण्वन, दहन और अवक्षेपण होता है तो ये भी रासायनिक परिवर्तन के ही उदाहरण है। कोई वस्तु जलती है और जलती है उसको तो कहते हैं दहन। अगर किसी वस्तु को सड़ाया जाता है, जैसे आपके चॉकलेट है, मैगी है, नूडल्स है, ठीक है, ये सारे के सारे सभी किण्वन विधि के द्वारा तैयार किए जाते हैं। ठीक है, इनके अंदर अपना जो मूल पदार्थ है उससे बनने वाला जो उत्पाद है वो पूर्णतः भिन्न होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दोनों से जुड़ा हुआ कौन सा आता है। तो उसके लिए देखो, एक पूछा जाता है अलग से
कि मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। तो देखो नोट डालकर विशेष बात है ये। नोट नंबर 1, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है। भौतिक व रासायनिक दोनों परिवर्तन है। ठीक है, कैसे दोनों परिवर्तन है? मोमबत्ती जलती है तो मोम पिघलता है। मोम का पिघलना, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना तो है भौतिक परिवर्तन, लेकिन जब मोमबत्ती जलती है और जलने से क्या होता है? दहन, और दहन वाले जितने भी क्रियाएं होती है वो सब रासायनिक परिवर्तन होता है। और इसमें मोम नष्ट भी होती है, पिघलने के साथ साथ नष्ट होती है। नष्ट होती है उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते वापस, इसलिए मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों में आता है, जबकि केवल मोम का पिघलना केवल और केवल भौतिक परिवर्तन का। ठीक है, आज के लिए इतना ही बात करेंगे, फिर मिलेंगे आने वाली वीडियो में। जय श्री राम।